बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने एंटी मलेरिया ड्रग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में इसकी क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में से पहली ड्रग क्लोरोक्विन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम ऑनवर्ड जो है ना आगे नेक्स्ट दो ड्रग के बारे में आज डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर नहीं देखा तो आप एंटी मलेरिया ड्रग के हवाले से हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो वो ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों का आने वाले ड्रग के लिए उसका मैकेनिज्म एक्शन वगैरह समझने में आसानी हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो है ना मेन ड्रग हमारे पास है क्यूनिन। इसके बारे में आज हमने पढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है और अगर यूज़ के हवाले से देखा जाए तो एंटी मलेरिया ड्रग के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है। तो आगे हम कुछ इसके केस भी डिस्कस कर रहे होंगे जिसके हवाले से इसका स्पेसिफिक जो है ना क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके सोर्स की बात करते हैं। तो ये प्लांट सोर्स से हासिल किया जाता है जिसको हम सिंकोना बार से हम इसको हासिल किया जाता है। तो इसकी 2 फॉर्म पाई जा रही है हमारे पास। एक है डिवो रोटेटरी होती है, एल फॉर्म जिसको बोलते हैं, और एक और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं जिसको डी फॉर्म बोल रहे होते हैं। तो लिवो रोटेटरी जो होती है वो लिवो रोटेटरी एल्कलाइड की फॉर्म में जो होती है वो एज ए एंटी मलेरिया ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया है जिसको हम क्यूनिन बोलते हैं। और अगर हम इसी तरीके से इसके डी फॉर्म यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को अगर देखें तो ये एक आइसोमर है जो क्यूनिडीन की फॉर्म में पाया जाता है। क्यूनिडीन जो कि आप एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये देख रहे होंगे। तो जो इसकी डी फॉर्म यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है वो एज ए एंटी अरिथमिक ड्रग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद चंद एक इसके क्यूनिन के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इट इज़ अ एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी हमने लाइफ साइकिल जब डिटेल से पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा था कि एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के ऊपर क्या क्या चेंजेज आ रही थी, उसके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। एरिथ्रोसाइटिक सिजेंटोसाइट्स के ऊपर जैसा इसका मैक्सिमम इफेक्ट होगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्पीशीज, जितनी भी हमने 4 स्पीशीज की पढ़ी है तो 4 स्पीशीज के ऊपर इसके एरिथ्रोसाइट के ऊपर इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन लिखा हुआ बट लेस इफेक्टिव एंड मोर टॉक्सिक देन क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में अगर इसको कंपैरिजन इसका किया जाए तो ये लेस इफेक्टिव होती है। और अगर टॉक्सिसिटी के हवाले से इसके एडवर्स इफेक्ट के हवाले से अगर देखेंगे तो क्लोरोक्विन से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट यानी क्लोरोक्विन एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेज, यानी क्लोरोक्विन के रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया उसके अगेंस्ट या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई भी खास तौर पे प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के केस में अगर देखा जाए तो क्यूनिन को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी स्टिल रिस्पॉन्ड टू क्यूनिन। तो मकसद कहने का अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया है तो उसके अल्टरनेटिव के तौर उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम कौन सी ड्रग एंटी मलेरिया ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं क्यूनिन की क्लास क्यूनिन ड्रग का आप नाम ले सकते हैं। यानी ये क्लोरोक्विन और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस अगर स्टेन प्रोड्यूस हो गया है खास तौर पे प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, हमने देखा कि ये क्यूनिन ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम की जितनी भी टाइप 4 टाइप हमने पढ़ी है तो उसके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन ये स्पेसिफिक केस है यानी क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के केस में भी हम प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के केस में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए खास तौर पे एशिया में ब्राज़ील में कैसे मैनेज किया जा रहा होता है, तो क्यूनिन को हम एंटीबायोटिक यानी टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्बिनेशन में जब दे रहे होते हैं तो फिर हम जो है इसकी अगर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्लीट क्लियरेंस ऑफ पैरासाइट, यानी पैरासाइट को मुकम्मल तौर पे रिमूव करने के लिए अगर हम ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लें यानी क्यूनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन की जगह पे आप क्लिंडामाइसिन भी अगर अटैच कर देंगे तो इस सूरत में इस कॉम्बिनेशन में आप पैरासाइट को मुकम्मल तौर पे बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, यानी इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी नो इफेक्ट ऑन प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। हमने जब देखा था
लाइफ साइकिल के अंदर हम देख रहे थे, तो उसके अंदर प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज हमने देखा था। तो यहाँ पे इस ड्रग यानी क्विनीन का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बट इट किल्स द प्लाज्मोडियम विवेक्स, ओवलाई और मलेरिया, यानी 3 टाइप्स है। इसको मुकम्मल तौर पे ये किल कर सकती है। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म की अगर बात कर लें इस क्विनीन के बारे में, नॉट एग्जैक्टली नो, यही आप एंटी मलेरिया ड्रग की जितनी भी ड्रग देख रहे होंगे तो इनके बारे में मतलब सबके एग्जैक्टली जो है ना मैकेनिज्म किसी मतलब अभी डिटरमिन नहीं हुआ। तो अभी तक ये है कि इसमें से ये देखा जा सकता है कि क्विनीन जो क्लोरोक्विनीन का हमने मैकेनिज्म को पढ़ा है, बिल्कुल सेम ही इसी तरह का ई इफेक्ट जो है ना हमने क्विनीन के फॉर्म में हम देख रहे होंगे। तो उसमें अगर आप लोगों ने वहां पे नहीं देखा तो हम यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पैरासाइट जो होता है मॉस्किटो की फॉर्म में, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है ना किसी भी ह्यूमन बॉडी को जब काटता है तो वो जो है ना स्पोरोजोइड की फॉर्म में इंटर करवाता है ब्लड के अंदर, स्पोरोजोइड को इंटर करवाता है। वहां पे वो ब्लड के अंदर जाके प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज से गुजरते हुए उसने क्या हुआ, लीवर के अंदर उसने मल्टीप्लाई होना होता है। उसके बाद क्या होता है कि आगे ब्लड के अंदर से जाते हुए ये आरबीसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। आरबीसी ये दिखाया गया। इसमें क्या होता है कि पैरासाइट का जो फूड वैक्यूल रहता है, ज़ाहिर पैरासाइट ने क्या करना है, उस आरबीसी के अंदर, पैरासाइट ने उस आरबीसी के अंदर घुस के क्या करना है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उसकी ब्रेकडाउन करवानी है। जब उसकी ब्रेकडाउन उसमें से अमाइनो एसिड को हासिल करना है एज एनर्जी सोर्स के तौर पे इसने हासिल करना है, और साथ साथ इसने हीमोग्लोबिन को हीम के अंदर ही कन्वर्ट कर देना है। जब हीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ये प्रोटोलाइसिस के जरिए से जो है ना हीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, तो फिर जो है ना क्या करता है कि इसको फर्दर आगे कन्वर्जन किया जाता है किसके अंदर, हीमाटिन के अंदर। ये तो टॉक्सिक केमिकल है पैरासाइट के लिए। तो टॉक्सिक केमिकल होने के नाते तो ज़ाहिर है अगर ये बॉडी के अंदर उसी तरीके से रहेगा तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो फिर पैरासाइट के लिए जो है ना ये फैटल यानी उसको डेड कर सकता है। तो पैरासाइट क्या करता है, फिर इसको फर्दर पॉलीमराइजेशन के प्रोसीजर से गुजारता है, इसको कन्वर्ट कर देता है टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक के अंदर, हीमाटिन से कन्वर्ट हो जाता है ये हीमोजोइन के अंदर, जो कि अब नॉन टॉक्सिक है। अब जो है ना पैरासाइट के लिए कोई किसी खतरा नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, ये क्विनीन की फॉर्म में जब हम ड्रग दे रहे होते हैं तो ये बिल्कुल जिस तरीके से हमने क्लोरोक्विन के मामले में देखा, तो ये इस स्टॉप को जो है ना इस स्टेप को इसने ब्लॉक कर देना है, यानी इसको जो है ना हीमोजोइन के अंदर जो कि नॉन टॉक्सिक केमिकल है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होने देना। तो क्विनीन जो है ना इसको ब्लॉक कर देगी। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमाटिन का जो है ना कंसंट्रेशन अकामुलेशन लेवल बढ़ता जाएगा, जो कि टॉक्सिक केमिकल है, और ये इस तरीके से जो है ना पैरासाइट ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना इसकी कंसंट्रेशन की वजह से डेड हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो पैरासाइट को ओवरऑल हम इस तरीके से जो है ना रिमूव कर रहे होते हैं, यानी उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके कुछ यानी यूजेस की अगर बात कर लें तो एंटी मलेरिया ड्रग तो है ही सही, इसके अलावा इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो लोकल इरिटेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एनेस्थेटिक ड्रग मेरी एज ए एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। अगर हम ओरल रूट के जरिए से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट वगैरह ये प्रोड्यूस कर सकता है, यानी ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम इंजेक्शन की फॉर्म में देख रहे हैं तो इंजेक्शन क्या है कि काज द पेन एंड लोकल नेक्रोसिस इन द मसल, यानी जिस पॉइंट जिस जगह पे हमने इंजेक्शन वगैरह वो लगाया है तो वहाँ पे क्या होगा कि एक तो पेन हो जाएगा, दूसरा क्या कि जो मसल टिश्यूज वगैरह होंगे उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये पहले हमने लोकल के हवाले से, अब सिस्टमेटिकली हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब सिस्टमेटिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा कि इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एनर्जेटिक इफेक्ट आ रहा होगा, और एंटीपायरेटिक ड्रग तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी दे रहा होगा। उसके बाद क्या है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इसको इस्तेमाल किया है तो ये हेयरिंग के ऊपर और विजन के ऊपर, हाई डोज के ऊपर, यानी हाई डोज के ऊपर ये देखने को मिल रहा होता है कि विजन और हेयरिंग
जो है ना इफेक्ट हो रहे थे, यानी प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं दे रहा होता और फोकस करके हम जो है ना कोई भी चीज़ आगे नहीं देख पा रहे होंगे। उसके बाद बात आ गई है रैपिड आईवी इंजेक्शन। अगर हम इंजेक्शन के जरिए से दे रहे हैं, अगर हमने एकदम से रैपिडली अगर उसे इंजेक्ट कर दिया है तो एकदम से जो है ना क्या होगा, फॉल इन ब्लड प्रेशर फौरन से जो है ना क्या होगा, गिर जाए यानी कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से सीवियस कोलैप्स हो जाएगा, यानी उसकी वजह से ये फैटल कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें तो ज़्यादातर एडवर्स इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो हाई डोज के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहे होते हैं, और ज़्यादातर वो हो सकता है वो यानी हाई डोज की वजह से यानी फैटल भी ये साबित हो सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हमने कोशिश की है कि क्यूनिन को उसके मैकेनिज्म के हवाले से, उसके यूज के हवाले से कुछ चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी एडवर्स इफेक्ट के जरिए से हमने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आगे इसी के साथ साथ एक और हमारे पास ड्रग होगी, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले वाली लेक्चर यानी लाइफ साइकिल वाला या क्लोरोक्विन वाला अगर नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, ताकि आप लोगों को इसके मैकेनिज्म को समझने में और लाइफ साइकिल के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे हमने जो है ना स्टेजेस का जो जिक्र किया है तो वो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब उसके बाद हम अब नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमेथामीन। इसी क्लास यानी आगे एंटी मलेरिया ड्रग की तरफ हम जा रहे हैं। तो पेरीमेथामीन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास इसकी जो है ना आगे हम देखने भी जा रहे हैं, यानी एंटी कैंसर ड्रग के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा, वहाँ पे भी इसको देखने जा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, डाई अमाइनो पेरीमिडीन। पहली जो है ना ये केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। इस बेस पे अगर देखा जाए तो ये डाई अमाइनो पेरीमिडीन क्लास के अंदर आ रहा है, ये एंटी मेटाबोलाइट वाली क्लास के अंदर आ रहा है। ये आप एंटी मेटाबोलाइट को हम फोलेट एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ये एंटी कैंसर ड्रग के अंदर आप क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना इसका इस्तेमाल आप देख रहे होंगे, वहाँ पे आप सही मैकेनिज्म को दोहरा रहे होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि पेरीमेथामीन रिलेटेड टू ट्राइमेथोप्रिम इफेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसी तरीके से इसका इफेक्ट की अगर बात कर ले तो ये ट्राइमेथोप्रिम इसके सेम यानी एनालॉग के तौर पे है, सेम इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है, और ये ऑल टाइप ऑफ जो है ना प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। और ज़्यादातर ये पेरीमेथामीन जो है ना कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम देख रहे होंगे, जितनी भी आप सेप्ट्रान की फॉर्म में हो वहाँ पे आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन की फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है कि पेरीमेथामीन जो है ना कंबाइन किसके साथ किया जाए, सल्फोनामाइड की क्लास में से कोई ड्रग भी इसके साथ अटैच कर दी जाती है। आगे बात आ गई, जब इसके साथ हम अटैच कर देते हैं तो जाहिर है इसका इफेक्ट भी जो है ना डबल हो जाता है, यानी एज ए सिनर्जेटिक जो है ना इफेक्ट दे रही होती है। तो आगे जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात कर ले तो पेरीमेथामीन जो है ना डायरेक्टली हमारे पास DH फोलेट रेडक्टेज यानी डाईहाइड्रोफोलेट रेडक्टेज एंजाइम को जो है ना इनहिबिट करनी होगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करना है। तो ये जो है ना थोड़ी सी स्कीम की फॉर्म में आपने देखा हुआ है कि ये सबसे पहले हमारे पास है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, एज ए प्रिकर्सर के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी फोलेट जो हम डाइट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उधर से फोलेट वगैरह की फॉर्म में यानी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को देख रहे होते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे मौजूद होता है फोलिक एसिड सिंथेसेज एंजाइम होता है, जो इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपको पहले जो है ना नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, उसके बाद जो है ना हम ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होंगे किस तरीके से इस पाथवे को हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो पहले क्या है, डाइट से फोलेट की फॉर्म में पैरा बेंजोइक एसिड यानी ये एज ए प्रिकर्सर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पास जो फोलिक एसिड सिंथेसेज एंजाइम है इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। अब आगे नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम है वो है डाईहाइड्रोफोलेट रेडक्टेज एंजाइम है, जो इस डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, जो कि अब एक्टिव फॉर्म में है। आगे पेरीमिडीन वगैरह और आगे जो है ना डीएनए सिंथेसिस वगैरह, नाइट्रोजन बेसिस वगैरह की सिंथेसिस हो रही होती है। तो यानी यहाँ तक ये जो है ना हम देखने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास ये पेरीमेथामीन है इसने क्या करना है, इस एंजाइम को यानी इस वाले स्टेप को ब्लॉक कर देना होगा।
यानी डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं होने देना टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, जिसके बाद आगे वाला फर्दर जो है ना स्टेप वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी पैरासाइट है, ठीक है, उसकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो किल हो जाएगा, यानी डेथ हो जाएगी। अब क्या है कि ये इस स्टेप पे हमने देख लिया कि पेरीमेथामीन ने क्या किया, यहाँ पे पेरीमेथामीन इस्तेमाल हो रही है। जब हम इसको कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, जैसे सल्फोनामाइड कोई भी है, तो सल्फोनामाइड ने जाके इस फोलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम को इनहिबिट करवाना होता है, यानी एट ए टाइम में दोनों स्टेप को ये इसने ब्लॉक करना होता है। इसी वजह से इसका इफेक्ट है, यानी उसको माइक्रोब को किल करने का प्रोसीजर यानी थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ये सिनर्जेटिक इफेक्ट दे रहा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पेरीमेथामीन इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती है, यानी इसको ब्लॉक करती है। तो जब पैरासाइट के ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के साथ अटैच होती है सबसे पहले, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी कैपेसिटी या इसकी एफिनिटी होती है 2000 टाइम हायर एफिनिटी देन ह्यूमन। अब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ज़ाहिर है एक एंजाइम मौजूद होगा और एक पैरासाइट के अंदर मौजूद होगा, तो इसकी जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादातर पैरासाइट की यानी 2000 टाइम मोर एफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के अंदर। तो इसमें हमारे पास जो है ना हमने ये पॉइंट पढ़ रहे थे कि ये पैरासाइट की डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के साथ अटैच होता है, यानी अटैच होने की इसकी एफिनिटी 2000 टाइम हायर देन ह्यूमन एंजाइम की, यानी ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एंजाइम मौजूद होगा और पैरासाइट के, ये पैरासाइट के एंजाइम के साथ स्पेसिफिकली इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद सल्फोनामाइड प्लस पेरीमेथामीन, अगर इसको हम कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो ये इसकी न्यूक्लियर डिवीजन को भी इनहिबिट कर रहा होगा। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की अगर बात कर लें तो फाल्सिपायरम के केस में इसके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम विवेक्स की फॉर्म में अगर देख लें तो ये लेसर एक्सटेंट का, यानी इसकी कम चांस होते हैं इसकी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने के। उसके बाद बात आ गई यूजेस की, तो यूजेस के अंदर हम मलेरिया की कंडीशन में अगर देख रहे हैं तो हम इस कॉम्बिनेशन में यानी पेरीमेथामीन प्लस सल्फाडोक्सामीन की अगर फॉर्म में इस कॉम्बिनेशन में हम अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेट टू क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस के केस में हम इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस में अगर हम देखा जाए तो इसी चीज़ को यानी पैरामीथामीन प्लस सल्फाडोक्सामीन इसी कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोरी के अंदर, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होगा, यानी फर्स्ट लाइन थेरेपी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है इसके यूजेस थे। आगे इसके एडवर्स इफेक्ट को देख लेते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादातर नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, रैशेज वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं, और लेकिन अगर हाई डोज की अगर फॉर्म में देखें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये देखने को मिला। तो तकरीबन ये सारी की सारी एंटी मलेरिया ड्रग है ना एनीमिया तो काज कर ही रही है, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनको देखने को मिल रहा होगा कि वो स्पेसिफिकली यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया इस तरह की जो है ना स्पेसिफिक टाइप प्रोड्यूस कर रही होंगी और इसकी डोज डिपेंडेंट ज़्यादातर हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसके डोज की बात कर लें तो पेरीमेथामीन को 200 mg की फॉर्म में IV बोलस के जरिए से हम अगर इसको दे रहे हैं, फॉलोड बाय 50 mg डेली फॉर 4 to 6 वीक के लिए हम इसको इस्तेमाल करवाएंगे। किसके साथ? सल्फोनामाइड की एक ड्रग के साथ देंगे, यानी सल्फाडोक्सामीन के अंदर सल्फाडोक्सीन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें, यानी 4 ग्राम पर डे के हिसाब से इसकी डोज रखी जाएगी। तो ये जो है ना हमने इसकी डोज को मतलब देख लिया, उसके एडवर्स इफेक्ट हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास इसके यूजेस यानी उसके स्पेसिफिकली इस ड्रग के हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने उसको क्लियर किया, करने की कोशिश भी की। अगर इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि आप लोगों का जो है ना जो भी क्यूरीज होगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर फीडबैक देंगे कि हमारा जो लेक्चर है आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है, ताकि आने वाले लेक्चर हम उससे भी बेहतर आपकी बनाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो अभी जो है ना हर
लेक्चर के एंड पे हम स्लाइड को स्क्रीनशॉट की फॉर्म में स्लाइड की फॉर्म में जो है ना इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वीडियो को लेक्चर को आप स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं तो कम अज़ कम आप जो ना लेक्चर के साथ साथ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको आसानी हो सके, क्योंकि हाथ के जो नोट्स बने होंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आसानी से आपको जो है ना रिवाइज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का जो है ना लेक्चर हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रिमेनिंग जो इसके क्लास एंटी मलेरिया ड्रग जो रह गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी फंगल ड्रग है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। अल्लाह हाफिज़।